हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथस्तान। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हम डिस्कशन कर रहे थे कि हमें अभी एक दो टॉपिक बचते हैं जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, स्पेशली ट्रांसपोर्ट नंबर, डेबाय हैकल और एक्टिविटी वाले। तो हम इनको कंप्लीट करते हैं सो दैट हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जल्दी से पूरा हो, फिर हम क्वांटम करें, उसके बाद हम जरा ऑर्गेनिक पे शिफ्ट हों। हमारी बहुत सी ऑर्गेनिक पेंडिंग पड़ी है जिसको हमें कंप्लीट करना है, क्योंकि फिजिकल तो हम लास्ट में भी कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। क्योंकि ऑर्गेनिक में आपको बहुत सारी प्रैक्टिस भी करनी होगी। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट कंसेप्ट इज बच्चे ट्रांसपोर्ट नंबर। ट्रांसपोर्ट नंबर समझाने से पहले मुझे एक आपको एक मेथड सिखाना होगा, दैट इज हिटॉप्स मेथड। बट 2 मिनट के लिए पहले देख लेते हैं। तो होता क्या है, पहले हम हिटॉप मेथड देख लेते हैं, फिर मैं आपको ट्रांसपोर्ट नंबर ना एक्सप्लेन कर पाऊंगा, क्योंकि हम हिटॉप मेथड से निकालते हैं। हिटॉप मेथड एक और मेथड होता है, दैट इज मूविंग बाउंड्री मेथड, बट हम इंटरेस्टेड हैं केवल हिटॉप मेथड में। वैसे तो आपके सिलेबस में आपका पार्ट नहीं है, बट ट्रांसपोर्ट नंबर अगर हमें समझना चाहते हैं, ठीक है, उसके बारे में डाउट में है, तो हमारे लिए जरूरी है कि हम इसको जानें। तो हिटॉप मेथड में क्या होता है कि लेट सपोज हमारे पास दो कंपार्टमेंट है। जो हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है उसको हम दो कंपार्टमेंट में क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, ठीक। अपने इलेक्ट्रोलिटिक सेल को क्या कर दिया, गिव मी अ सेकंड, दो कंपार्टमेंट में हम इसको ब्रेक कर दे रहे हैं। लेट्स सपोज ओके, देन देयर इज वन कंपार्टमेंट और बना देंगे दैट इज वन इलेक्ट्रोड, दैट इज अदर इलेक्ट्रोड, ठीक है, एक एनोड और एक कैथोड। उसके बाद लेट्स सपोज अब ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है, ठीक है। इसमें ये हमारा कैथोड है, दिस इज अवर कैथोड। कैथोड पे कैसा चार्ज होता है बेटा, दिस अवर कैथोड। कैथोड पे कैसा चार्ज होगा, कैथोड पे होगा नेगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। एंड दिस अवर एनोड। क्यों, इलेक्ट्रोलिटिक सेल वाला कंसेप्ट है, ठीक है। एनोड पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। दिस कनेक्टेड टू a wire, okay, this is connected with a wire, this is also connected with a wire। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, दिस इज द इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन भरा होता है। क्या भरा होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट, जो कि किस में ब्रेक हुआ होता है, पॉजिटिव और निगेटिव आयंस में। तो इस पूरे सेल में पॉजिटिव और निगेटिव आयंस भरे हुए हैं। हम इसको जनरली तीन हिस्सों में ऑटोमेटिक ब्रेक कर देते हैं। हम बोल देते हैं कि जो लेफ्ट मोस्ट साइड है, दिस इज कैथोड कंपार्टमेंट। जो राइट मोस्ट साइड है बेटा, उसको हम नाम दे देते हैं एनोड कंपार्टमेंट, और इसको हम नाम दे देते हैं सेंट्रल कंपार्टमेंट। सो वी हैव दिस सॉल्यूशन, ओके। अब हम एक टेबल बनाएंगे। हम एक टेबल और मैं बना देता हूँ, देन वी विल डू दिस। Yeah, so I have made the table. Now let us look. Okay. So these are the ions present in the electrolytic cell. Electrolytic cell में ये ions present है। ये हमारा बच्चे कैथोड कंपार्टमेंट, ये हमारा सेंट्रल कंपार्टमेंट और ये हमारा एनोड कंपार्टमेंट। अब हम यहाँ पे चार एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो भी है कैटायंस मूविंग, हम ये सपोज करने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं, सपोज, यानी कि ये सारा हमारा कहाँ चलेगा, इमेजिनेशन में। इट इज नॉट हैपनिंग रियली, इट इज ऑल अवर इमेजिनेशन, ठीक है। हम कुछ केस स्टडी करने जा रहे हैं, हम कुछ क्रिएट करने जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। So that will be only our imagination. Got it? Give me a second. Yeah. ठीक है बच्चे, तो लेट सपोज वी आर स्टार्टिंग। तो सबसे पहले क्या होगा कि हम मान के चल रहे हैं एक्सपेरिमेंट नंबर वन। एक्सपेरिमेंट नंबर वन हो रहा है और हम ये कह रहे हैं कि जो कैटायंस कितने मूव कर रहे हैं। हम कह रहे हैं, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ आपको और पता होगी, जो कैटायंस है वो किधर मूव करेंगे, जो हमारे कैटायंस है वो किधर मूव करेंगे, कैटायंस मूव करेंगे कैथोड की तरफ। कैटायंस किधर मूव करेंगे, कैथोड की तरफ। और जो हमारे एनायंस हैं,
वो किधर मूव करेंगे, एनोड की तरफ। यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज वाले हैं, जो कैटायंस है वो कैथोड की तरफ जाएंगे, जो एनायंस है वो एनोड की तरफ जाएंगे। यानी कि पॉजिटिव किधर अट्रैक्ट होगा, टुवर्ड्स निगेटिव, और निगेटिव टुवर्ड्स दैट इज कैथोड, है ना। और निगेटिव किधर अट्रैक्ट होगा, टुवर्ड्स पॉजिटिव, दैट इज एनोड। अब होगा क्या, अब सारा कार्यक्रम शुरू होगा। पहले केस में हम मान रहे हैं कि ना तो ये कैटायंस मूव करें ना एनायंस मूव करें, ना तो कैटायंस मूव करें और ना ही एनायंस मूव करें। तो कैटायंस कितने मूव किए भाई, नहीं कर रहे हैं तो जीरो। एनायंस कितने मूव किए, नहीं कर रहे हैं तो जीरो। तो कितने कैटायंस डिस्चार्ज होंगे कैथोड पे, कोई नहीं डिस्चार्ज होगा, दैट विल बी ऑलवेज जीरो। एनायंस पे कितने डिस्चार्ज होंगे, जीरो। करंट भी कितनी रहेगी, जीरो, करंट नहीं रहेगी। फिर क्या हुआ, फिर हम मानते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ होगा, जो दो कैटायंस हैं वो मूव करके होंगे किधर, कैथोड की तरफ। दो कैटायंस किधर मूव करके होंगे, कैथोड की तरफ। तो ये जो दो कैटायंस है वो किधर मूव कर जाएंगे, कैथोड की तरफ। तो ये क्या होगा अगले स्टेप में, अगले स्टेप में ये चीज ऐसे होने वाली है। ये दो कैटायंस जो हैं वो यहाँ से उठ के, ठीक है, कहाँ चले जाएंगे, कैथोड में। यहाँ से उठ के कहाँ चले जाएंगे, कैथोड में, डिस्चार्ज हो जाएंगे। अब क्या हुआ, उनके डिस्चार्ज होने की वजह से क्या ये एनायंस मूव किए, नहीं। बट क्योंकि ये उधर भाग गए तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिसबैलेंस हो गई। इस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को डिसबैलेंस करने के लिए जो एनायंस है वो यहाँ पे डिस्चार्ज जाएंगे। एनायंस कहाँ पे डिस्चार्ज जाएंगे, यहाँ पे। तो अगले, अब यहाँ पे क्या होगा, वो तो उधर डिस्चार्ज हो गए, तो इसके चक्कर में ये जो दो हैं इनको कहाँ डिस्चार्ज होना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे, ठीक है। और कहाँ पे गैप क्रिएट हुआ, यहाँ पे। सारा बवाल जो है वो कहाँ हुआ, यहाँ पे। गॉट इट। तो अब क्या होगा बच्चे, तो सेकंड एक्सपेरिमेंट में हमने इमेजिन किया कि दो कैटायंस मूव करके, एनायंस कितने मूव किए, एनायंस एक भी मूव नहीं किया, एनायंस मूव एक भी नहीं किया। बट डिस्चार्ज कैटायंस कितने होंगे, दो, और एनायंस भी कितने होंगे, दो। क्यों सर, जब मूव नहीं किया दो होंगे, बेटा अभी समझाया। वहां पे दो चले गए, इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी डिसबैलेंस हो रही, उसकी वजह से यहाँ के दो, ये मूव नहीं किए, ये तो यहीं थे ना, तुरंत डिस्चार्ज हो गए। और ये यहाँ से वहां तक मूव कर गए। तो करंट कितनी आएगी, 2 एम्पेयर की वजह से, 2 एम्पेयर की वजह से करंट आपको मिलेगी 4 एम्पेयर की। कितनी मिलेगी, 4 की। भाई दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा। अच्छा, अगले स्टेप में क्या होगा, लेट सपोज कैटायन और एनायन दोनों मूव करें, कैटायन और एनायन दोनों मूव करें, ठीक है। तो कैटायन और एनायन दोनों मूव करें तो क्या होगा, यहाँ से जो दो कैटायन हैं, यहाँ से दो कैटायन मूव करके यहाँ चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे, यहाँ से दो कैटायन मूव करके यहाँ चले जाएंगे। और सेम टाइम में यहाँ से दो एनायन जो हैं, यहाँ से दो एनायन मूव करके कहाँ चले जाएंगे, यहाँ पे। तो ओवरऑल अगर हम चार्ज देखें तो यहाँ पे कितने डिस्चार्ज होंगे ओवरऑल, यहाँ से यहाँ तक का 4, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से देखें तो 4 कैटायन का दिक्कत है। यहाँ पे भी देखें तो 4 एनायन का दिक्कत है। तो ओवरऑल कितने डिस्चार्ज होंगे बेटा, दो। यहाँ पे अब थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, कैटायन कितने मूव किए, दो। एनायन भी कितने मूव किए, दो। तो टोटल कैटायंस कितने डिस्चार्ज होंगे कैथोड पे, बेटा 4। दो जो डिस्चार्ज जो मूव हो क्या है, और दो जो जिनकी वजह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी खराब हुई। सिमिलरली एनायन भी कितने डिस्चार्ज होंगे बेटा, 4। क्यों, दो ये मूव करके आए हैं ये वाले, है ना, और दो ये जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हुई। तो टोटल करंट आपको कितने मिलेगी, 4 और 4 8 एम्पियर की, ठीक है। अगले केस में क्या होगा बेटा, ऐसे ही लेट सपोज कैटायंस कितने मूव किए, दो। अगले केस में लेट सपोज कैटायन कितने मूव किए, कैटायन अभी भी हम दो ही लेके चलेंगे, कैटायन दो मूव किए, ठीक है। बट एनायन कितने मूव कर गए, एनायन लेट सपोज 3 मूव कर गए, कितने मूव कर गए, 3। तो अब मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे कितने हैं बेटा, 3 एनायन आएंगे, 1 2 3। यहाँ पे कैटायन कितने जाएंगे, केवल 2। तो चौथा केस, ठीक है। चौथे केस में मैं क्या कह रहा हूँ, कैटायंस कितने मूव किए, दो। बट एनायंस कितने मूव किए, 3। तो कितने डिस्चार्ज होंगे, 5। यहाँ पे भी कितने डिस्चार्ज होंगे, 5। और टोटल करंट कितने को देखने को मिलेगा आपको, 10 एम्पियर के आसपास की। कितने देखने को मिलेगी, 10 एम्पियर के आसपास की। सो दिस इज हिटॉफ मेथड। हिटॉफ यही चीज कैलकुलेट कर रहे थे। जब ये चीज वो कैलकुलेट कर रहे थे, जब उन्होंने इतनी करंट देखी, नंबर ऑफ आयन डिस्चार्ज एनोड एंड कैथोड देखा, तो उन्होंने कुछ अपनी एजम्पशन बनाई। उन एजम्पशंस को हम देखते हैं। तो ये जो 4 केस है, पहले मैं चारों केस लिख देता हूँ, ये कौन कौन से एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या क्या देखा। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 कब उन्होंने फॉलो किया, उन्होंने कहा एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में नाम दूंगा कब, व्हेन नाइदर कैटायंस मूव नॉर एनायंस मूव। व्हेन, जब ना तो कैटायन मूव कर रहा है ना एनायन मूव कर रहा है, नाइदर नाइदर कैटायन इज मूविंग नॉर एनायन मूविंग। फिर उन्होंने कहा एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में नाम दूंगा किसको, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, व्हेन ओनली कैटायंस आर मूविंग एंड एनायंस आर नॉट मूविंग। व्हेन ओनली कैटायंस आर मूविंग बट
anions are not moving। फिर उन्होंने कहा एक्सपेरिमेंट नंबर 3 किसको नाम दूंगा मैं? when both anion and cation are moving with the same speed। when both anions and cations are moving with the same speed। और एक्सपेरिमेंट नंबर 4 किसको मैं नाम दूंगा? when both anion and cation are moving but with different speed। anion and cation are moving but with डिफरेंट स्पीड। आई होप यहाँ तक आपको समझ आता होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब आगे की कहानी, यहाँ तक तो ठीक है। नेक्स्ट, इस चीज से उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन करी। क्या क्या ऑब्जर्वेशन थी? तो ऑब्जर्वेशन ऑफ हिटॉक्स मेथड, क्योंकि हमारा जो ट्रांसपोर्ट नंबर कंसेप्ट है यहीं से आएगा। ऑब्जर्वेशन, क्या क्या ऑब्जर्वेशन करी? पहली जो ऑब्जर्वेशन उन्होंने करी था, ऑब्जर्वेशन नंबर 1, उन्होंने बोला कि जो आयंस हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने दोनों केस लिए हैं, यहाँ पे दोनों केस में, यहाँ पे जो केस लिया दैट इज विद सेम स्पीड, हमें मान के चलने की स्पीड सेम होगी, दैट इज आइडियल केस। बट रियल केस में क्या होता है, स्पीड कभी भी सेम नहीं होती, स्पीड क्या रहती है? डिफरेंट। स्पीड क्या रहती है? जनरली डिफरेंट। आइडियल केस आपको पता है बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। तो उन्होंने पहली ऑब्जर्वेशन ये करी, क्या ऑब्जर्वेशन करी? कि डिफरेंट आयंस हैव डिफरेंट मोबिलिटीज, डिफरेंट आयन हैव डिफरेंट मोबिलिटीज, डिफरेंट आयंस हैव डिफरेंट मोबिलिटीज। मैंने अभी आपको मोबिलिटीज नहीं पढ़ाई है, बट अभी के लिए जान लीजिए, देयर इज अ टर्म कॉल्ड मोबिलिटी, अभी काम आएगा। मोबिलिटी तो ऐसे समझ सकते हैं, मोबिलिटी का मतलब चलने की क्षमता, दैट इज टेंडेंसी टू मूव। इसको अभी के लिए ऐसे समझ लीजिए, टेंडेंसी टू मूव, है ना। एग्जैक्ट मीनिंग और एक्सप्रेशन हम आगे निकालेंगे, अभी के लिए टेंडेंसी ऑफ मूवमेंट। तो आयन की जो टेंडेंसी ऑफ मूवमेंट होती है दैट इज आयनिक मोबिलिटी। तो आयन दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों की अपनी अपनी डिफरेंट डिफरेंट मोबिलिटीज होंगी। तो डिफरेंट आयंस हैव डिफरेंट मोबिलिटीज, बट व्हेन इलेक्ट्रोलाइज्ड, जब हम उनको इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइज का मतलब एनोड और कैथोड में के सामने रख देते हैं, बट व्हेन इलेक्ट्रोलाइज और इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, बट व्हेन इलेक्ट्रोलाइज्ड दे आर डिस्चार्ज एट they are discharged at the respective electrode, they are discharged at the अपने अपने इलेक्ट्रोड पे डिस्चार्ज होते हैं। अब बार बार मैं नहीं लिखूंगा, आपको पता है कैटायंस कहाँ डिस्चार्ज होते हैं? एनोड पे, रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। ओके, दैट मींस cations which are positively charged, they वो कहाँ डिस्पोज होते हैं? एट कैथोड which is negatively charged। और एनायंस कहाँ पे? एनायंस आर negatively charged, they dissociate at एनोड which is positively charged, क्योंकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में यही चलता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आता है, सब कुछ सही है। सेकेंड थिंग बच्चे, ठीक है, एट द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड ऑलवेज इन इक्वल नंबर, जो सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने बोला था, ऑलवेज इन इक्वल नंबर। ये जो डिपोजिशन हो रहा है या जो भी हो रहा है, है ना, डिस्चार्ज हो रहा है, वो हमेशा किस में होगा? इक्वल नंबर में। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, इन इक्वल नंबर, हमेशा बराबर नंबर में ही डिपॉजिट होंगे। गॉट इट? तो हमेशा बराबर नंबर में ही क्या होंगे बच्चे? डिपॉजिट होंगे। दैट इज नंबर ऑफ कैटायंस एब्जॉर्ब्ड एट या डिस्चार्ज एट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ कैटायंस discharged at cathode will always be equal to number of anions discharged
at anode, number of cation discharge at cathode will always be equal to number of anion discharge at anode. Got it? So he said that speed of cation, that is speed of cation may equal to or may not equal to speed of anion. That is true. cation और anion की स्पीड इक्वल हो सकती है, नहीं हो सकती, बट a big but, क्या, नंबर ऑफ कैटायंस डिस्चार्ज नहीं भी होंगे, डिस्चार्ज होने के बाद भी जो बचेंगे, नंबर ऑफ कैटायंस will always be equal to number of anions. This will remain true. This will always remain true. आई होप आपको यहाँ तक समझ आता होगा. ठीक है, नंबर ऑफ कैटायंस इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ एनायंस. चलें आगे बच्चे. दिस वाज हिट ऑफ मेथड. अब होता क्या है बच्चे, जो हमारे आयंस हैं, ठीक है, अब एक थ्योरी है, पहले वो समझते हैं. हमारे आयंस क्या हैं? आयंस आर बेसिकली चार्ज स्पीसीज. आयंस क्या है? चार्ज स्पीसीज. और प्लस वो क्या कर रहे हैं, और जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, आयंस आर चार्ज स्पीसीज और they are moving in electrolytic cell. They are moving in electrolytic solution. इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं. ठीक, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन. और क्या होती है, फिजिक्स क्या बोलती है कि whenever any charged particle is moving, ठीक है, whenever a charged particle is moving, whenever a charged particle is moving, तो चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो क्या होता है, इट जनरेट्स करंट. क्या करता है बेटा, करंट जनरेट करता है. तो इट जनरेट्स करंट. जब भी कभी चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो क्या करेगा, करंट जनरेट करेगा. हमारे आयंस भी क्या है, आयंस आर आल्सो चार्ज स्पीसीज. तो आयंस भी क्या करेंगे, आल्सो जनरेट करंट. आल्सो जनरेट करंट. अब जो करंट है ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है. क्यों? जनरेटेड ड्यू टू कैटायंस, जनरेटेड ड्यू टू कैटायंस, और दूसरी जनरेटेड ड्यू टू एनायंस. तो जनरेटेड ड्यू टू कैटायंस एंड जनरेटेड ड्यू टू एनायंस. जो कैटायंस के थ्रू जनरेट होगी करंट, दैट डिपेंड्स ऑन, ठीक है, ये किस पे डिपेंड करेगी, डिपेंड्स ऑन आयनिक मोबिलिटी ऑफ कैटायन. डिपेंड्स ऑन आयनिक मोबिलिटी ऑफ कैटायंस, यानी कि कैटायंस की आयनिक मोबिलिटी क्या है, दैट इज म्यू प्लस. और ये वाली किस पे डिपेंड करेगी, दैट इट डिपेंड्स ऑन आयनिक मोबिलिटी ऑफ एनायन, दैट इज म्यू माइनस. ये इस पे डिपेंड करेगी. तो एक आयनिक मोबिलिटी ऑफ कैटायन पे डिपेंड करेगी और एक आयनिक मोबिलिटी ऑफ एनायन पे डिपेंड करेगी. तो जो टोटल करंट होगी, तो द टोटल करंट that will be the sum of, ठीक है, that will be the sum of, या ऐसे बोल सकता हूँ, आयनिक मोबिलिटी ऑफ कैटायन प्लस आयनिक मोबिलिटी ऑफ एनायन. तो टोटल करंट दोनों की आयनिक मोबिलिटी के सम के बराबर होगी ऑफ एनायंस. तो कहने का ये मतलब है, जो कैटायंस होंगे, जो कैटायंस और एनायंस की आयनिक मोबिलिटी है, भाई कुछ जो करंट है वो कौन जनरेट करेंगे, एनायंस. कुछ कौन जनरेट करेगा, कैटायंस. एनायंस कितनी करंट जनरेट करेंगे, वो डिपेंड करता है कि एनायंस की आयनिक मोबिलिटी क्या है. कैटायंस कितनी करंट जनरेट करेंगे, वो डिपेंड करता है कैटायंस की मोबिलिटी क्या है. तो जो टोटल करंट होगी वो दोनों की आयनिक मोबिलिटी के सम के बराबर होगी. जो टोटल करंट होगी वो दोनों की आयनिक मोबिलिटी के सम के क्या होगी बच्चे, बराबर होगी. दैट मीन्स बोथ एनायंस एंड कैटायंस, बोथ anions and cations contribute to the total current, contribute to the total current. दोनों के दोनों क्या करेंगे, टोटल करंट में अपना अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं. ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन
of cation, contribution of cation to the total current, contribution of cation to the total current, this we called as transport number of cation, that we call as transport number of cation. Got it? And contribution of anion, contribution of anion to the total current, contribution of anion to the total current, that we call as transport number of anions, that we call as transport number of anions. So basically how much they will contribute depends on their ionic mobility. भाई ये जो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायंस है किस पे डिपेंड करेगा? आयनिक मोबिलिटी पे. सिमिलरली ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायंस भी किस पे डिपेंड करेगा? आयनिक मोबिलिटी पे. सो व्हाट इज ट्रांसपोर्ट नंबर पहले तो हम ये डिफाइन करते हैं, उसके बाद हम इसके थोड़ा सा और आगे चलते हैं. सो व्हाट इज ट्रांसपोर्ट नंबर, यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ अब तो आप सीख गए होंगे, थोड़ा सा बताइए. तो ट्रांसपोर्ट नंबर को हम क्या बोलेंगे? इट इज द फ्रैक्शन ऑफ द करंट, या ओके, इट इज डिफाइंड एज द it is defined as the fraction of the current, it is defined as a fraction of the current carried by any ion, carried by any ion. तो कोई आयन कितनी करंट कैरी कर रहा है, या जो टोटल करंट का कितना फ्रैक्शन कैरी कर रहा है, दैट विल बी इट्स ट्रांसपोर्ट number, that will be its transport number. Now this transport, since what is transport number of cation, this is the contribution of cation to the total current, और contribution किस पे डिपेंड करता है? that is ionic mobility पे. So I can say transport number of cation is directly proportional to the, okay, transport number of cation, transport number of cations, that will be directly proportional to the ionic mobility of cation, right? That will be directly proportional to the ionic mobility of cations. Or I can say, what I can say, transport number of cations, that will be directly proportional to ionic mobility of cations. Transport number of cations will be directly proportional to ionic mobility of cations. One thing. Got it? Similarly, जैसे ये है वैसे ही similarly transport number of anion, transport number of anion, that will be directly proportional to the ionic mobility of anion. That will be directly proportional to the ionic mobility of anion. Got it? और हमको ये भी पता है, so the whenever we add fractions is t plus and t minus are generally fractions. Generally fraction of the total current, or I can say total transport number. total, क्योंकि करंट तो किसकी वजह से फाइनली, अगर यही चीज सत्य है तो डेफिनेशन के हिसाब से करंट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर. So the sum of fraction is always equal to, so that is t plus and t minus, that will always equal to 1. t plus and t minus will always be equal to 1. I hope यहाँ तक समझ आता होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा. तो sum of t plus and t minus will always be equal to 1. Got it? Sum of t plus and t minus will always be equal to 1. Got it? So let's suppose if the total current, let's suppose example, if total current, this is equal to 100 ampere and transport number of cations is equal to 80 ampere. Transport number of cations is equal to 80 ampere. Then transport number of anions will be, so generally transport number of cation and anions equal to 1.
but this is in the case of fraction. This is in the case of fraction. If it is not given in fraction, then absolute value is given. So transport number of anion will be 100 minus 80, that is 20. This is a mistake. It will not be written as like this. I'm sorry. मैंने गलती से कुछ और बता दिया आपको. Because this will always be in fraction. So how will we calculate? Let's suppose it is said the total current is 100 and cations carry how much? 80 ampere of current, and anions carry how much? That is 20 ampere of current. So the transport number of cation will be equal to how much current they have carried? 80 divided by total 100, that is 0.8. It will always be less than 1. Okay, and transport number of anion will be 20 on 100, that is 0.2. प्लीज करेक्ट दिस मिस्टेक. ठीक है, ये गलती मत करना, मैं किसी और चीज को मिस कर गया इसमें. ठीक है, सो दिस विल ऑलवेज बी ट्रांसपोर्ट नंबर. दिस विल ऑलवेज रिमेन लेस देन 1. t प्लस एंड t माइनस विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1. दिस इज द कंसेप्ट, दिस इज द स्टोरी. आई होप यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी. ठीक है बच्चे. नाउ हर बार आपको करंट कैरी करके नहीं देगा, तो ट्रांसपोर्ट नंबर के ना डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, हमें सारे फॉर्म्स भी देखने पड़ेंगे. फर्स्ट फॉर्म जो ट्रांसपोर्ट नंबर की होती है, दैट इज since transport number depends on ionic mobilities, तो first form we write as transport number of cations is equal to ionic mobility of cation. इसी से मैं कंफ्यूज कर गया. ठीक है बच्चा, दिस वाज ionic mobility divided by ionic mobility of cations plus ionic mobility of anions. This is one formula. Similarly, transport number of anions, this is equal to ionic mobility of anions divided by ionic mobility of cations plus ionic mobility of anions. तो जिसका निकालना उसको कहाँ रख देंगे? ऊपर. जिसका निकालना उसको कहाँ रख देंगे बेटा? ऊपर. आई होप नो डाउट. ठीक है, दैट इज ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायंस एंड ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायंस. सिमिलरली अगर मुझे किसके टर्म्स में लिखना हो? लैम्डा के टर्म्स में. किसके टर्म्स में लिखना हो? लैम्डा के टर्म्स में. ऑल्सो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायंस दैट इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है उसके टर्म्स में बता रहा हूँ. लैम्डा प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर, ठीक, और लैम्डा प्लस प्लस लैम्डा माइनस, यानी कि मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनायंस और मोलर कंडक्टेंस ऑफ कैटायंस. सिमिलरली ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायंस इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनायंस डिवाइड बाय molar conductance of cations plus molar conductance of anions. गॉट इट बच्चे. ठीक है, एक और फॉर्म में लिखा जाता है लैम्डा नॉट के फॉर्म में. इफ लैम्डा नॉट के फॉर्म में दिया गया तब क्या करेंगे? ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ, ठीक है, कैटायंस इज इक्वल टू लैम्डा नॉट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ कैटायन डिवाइड बाय लैम्डा नॉट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ कैटायन प्लस लैम्डा नॉट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एनायंस. Similarly, transport number of anions is equal to lambda naught infinite dilution of anion divided by lambda naught infinite dilution of cation plus lambda naught infinite dilution of anion. तो सारे क्वेश्चन हम करके आए, हमें पता है इन टर्म्स के मीनिंग क्या होता है, सिंबल्स के. ठीक है, तो हमारे लिए अब चीज़ें आसान होनी चाहिए. अगर आसान है तो अच्छी बात है, नहीं है बेटा तो मेहनत कीजिए, है ना, पिछले लेक्चर्स को रिवाइज कीजिए. ओके, गॉट इट. ठीक है बच्चे, so this is it. These are the few formulas for transport number of cations and transport numbers of anions. अच्छा, यहाँ से मैं एक चीज़ और डिराइव कर दूँ. क्या डिराइव करना है? दिस ये जो टर्म है फाइनली लैम्डा प्लस एंड लैम्डा माइनस. तो बेसिकली आई कैन राइट लैम्डा नॉट प्लस, अगर मैं देखूँ प्लस लैम्डा नॉट माइनस देखूँ, तो दिस इज नथिंग बट लैम्डा नॉट, दैट इज a molar conductance, right, at infinite dilution, that is molar conductance at infinite dilutions. तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? T प्लस जो है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू लैम्डा नॉट ऑफ कैटायन डिवाइड बाय मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. और आई कैन से जो हमारा लैम्डा प्लस हो गया, लैम्डा माइनस जो हमारा आएगा दैट इज लैम्डा नॉट ऑफ कैटायन. ठीक है, दैट विल बी ट्रांसपोर्ट नंबर इनटू मोलर कंडक्टेंस. गॉट इट. ये फॉर्मूले के वेरिएशंस आपको पता होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ पे टफ नहीं आते हैं,
बस फॉर्मूले में बहुत सारा वेरिएशन होता है, यही बच्चे भूल जाते हैं कौन सा फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। हालांकि हम क्वेश्चंस करेंगे। सिमिलरली दिस विल बिकम ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एन आयंस इनटू लैम्डा मोलर। लैम्डा मोलर लैम्डा इक्विवेलेंट तो कन्वर्ट करना सीख ही गए थे, तो वहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं आता तो बेटा है ना, पुराने लेक्चर्स देखें, रिवाइज करें, उसको सीखें, थोड़ी सी मेहनत करें। गॉट इट? ठीक है। तो आगे हमारे पास कुछ और रिलेशंस हैं, बट वो रिलेशन एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ना एक नोट डाल दूं, सो प्लीज स्टेटमेंट का ध्यान रखेंगे, है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या चीज कि द sum of transport number of cation, that is the sum of transport number of cations and anions is always, ठीक है, ध्यान रखेंगे, for an electrolyte, तो the sum of transport number of cations and anions for an electrolyte is always unity, is always unity। यूनिटी का मतलब 1। और अभी कभी कभी 100 आए आपके सामने, ध्यान रखिएगा, दिस 100 इज परसेंटेज, 100 इज परसेंटेज, ठीक है। इसके साथ कि 100 आ गया, सर ने बोला था 1 ही आता है हमेशा, तो 100 किसके टर्म्स में बात हो रही है बेटा? परसेंटेज के टर्म्स में। कंफ्यूज मत होइएगा, एग्जामिनर कोशिश करेगा आपको कंफ्यूज नहीं होना है। गॉट इट? चलो आगे चलते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल। नाउ वन मोर थिंग, एक और रिलेशन है, क्या है कि हमने कंडक्टेंस पढ़ा, हमने मोबिलिटी पढ़ा। मोबिलिटी भी मैंने आपको नहीं पढ़ा है, मोबिलिटी हम थोड़ा सा नीचे आके भी पढ़ लेंगे, पर कंडक्टेंस हम पढ़ गए हैं, तो वहां से मैं ड्राइव कर रहा हूँ, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे रिप्लेस भी किया था। हमने इजिली रिप्लेस कर दिया, बट मैंने नहीं लिखा, वो रिलेशन भी लिख देता हूँ क्योंकि हमें काम आएगा। तो रिलेशन क्या है? रिलेशन ये है कि कंडक्टेंस, that is conductance is directly proportional to the conductance is directly proportional to the mobility of ions, conductance directly proportional to the mobility of ions, that means जो हमारा कंडक्टेंस है लैम्डा, ठीक है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी ऑफ आयंस, तो लैम्डा प्लस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू प्लस, और आई कैन से लैम्डा माइनस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू माइनस। अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? लैम्डा प्लस विल बी इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा म्यू प्लस, और लैम्डा माइनस विल बी इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा म्यू माइनस। आई होप आपको समझ आता होगा, इसमें कोई भी समस्या नहीं होगी, राइट? गॉट इट? सो दिस इज द बॉक्स फॉर यू। नाउ अभी इतने सारे रिलेशन हमने देख लिए, इन सभी रिलेशन को ना मैं एक जगह पे सम अप कर दे रहा हूँ आपके लिए, प्लीज ध्यान रखिएगा, सारी समरी, ठीक है। उसके अलावा एक दो फॉर्मूला एक्स्ट्रा था, उनको भी हम यहीं पे एक साथ सम अप कर दे रहे हैं। तो हियर वी हैव अ समरी ऑफ ऑल द रिलेशन। आपको एग्जाम में समरी ही याद करके जानी है, बाकी चीजें आप छोड़ सकते हो, क्योंकि वो आपको समझाने के लिए कि सारी चीजें कहाँ से आई उसके लिए जरूरी था। तो फॉर्मूला नंबर 1, दैट इज ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायंस, मेरे साथ साथ बताइएगा, दैट विल बी इक्वल टू गुड मोबिलिटी ऑफ कैटायन डिवाइड बाय मोबिलिटी ऑफ कैटायन प्लस मोबिलिटी ऑफ एनायन, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 2, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायंस, दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू मोबिलिटी ऑफ एनायंस डिवाइड बाय मोबिलिटी ऑफ कैटायन प्लस मोबिलिटी ऑफ एनायन। फॉर्मूला नंबर 3, transport number of cations will be equal to ionic conductance of cations divided by ionic conductance of cations plus ionic conductance of anions. Got it? Formula number 4, transport numbers of anions is equal to ionic conductance of anions divided by ionic conductance of cations plus ionic conductance of anions. Okay, these are the four formulas. अगले हम इधर लिख रहे हैं फॉर्मूला नंबर 5 with blue pens. Okay, transport number of, okay, लेट सपोज ट्रांसपोर्ट नंबर, वो भी कैसा? स्टैंडर्ड वाला या इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। ट्रांसपोर्ट नंबर एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन विल बी इक्वल टू एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन डिवाइड बाय
एक molar conductance of cations at infinite dilution, molar conductance of anions at infinite dilution. Similarly, transport number of anions at infinite dilution will be equal to molar conductance of anions at infinite dilution divided by molar conductance of cations at infinite dilution, molar conductance of anion at infinite dilution. Got it? Then formula number 7 यहीं से हमने जनरेट किया था, यहीं पे लिख दे रहा हूँ कि molar conductance of cations at infinite dilution is equal to transport number of cations at infinite dilution multiplied by molar conductance of the electrolyte at infinite dilution. Similarly, equivalent molar conductance of anion at infinite dilution is equal to transport number at infinite dilution of anion into lambda m. आई होप यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। अभी हमने आयनिक मोबिलिटी उसके रिलेशन में एक फॉर्मूला देखा था, ठीक है। तो अगर मैं उसको लिखता हूँ फॉर्मूला नंबर 9 अपना, कौन सा, आयनिक मोबिलिटी और जो रिलेशन देखा था, तो हम क्या लिखेंगे, म्यू प्लस, ठीक है, गिव मी अ सेकंड, मैं इधर समझा देता हूँ ताकि उधर लिखने से पहले। तो बेसिकली म्यू प्लस विल बी नथिंग बट लैम्डा प्लस अपॉन एफ, ओके, और म्यू माइनस विल नथिंग बी इक्वल टू लैम्डा माइनस अपॉन एफ. So if we add both mu plus and mu minus, that gives us total current. I hope आपको याद आ रहा होगा, ठीक है। So that will be lambda plus lambda minus upon f. वहां से बनेगा, तो वहीं से मैं बना रहा हूँ mu plus mu minus, that will be equal to lambda plus, okay, plus lambda minus divided by f. आई होप आपको समझ आ रहा होगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। 10th लिखे दे रहा हूँ आपके लिए ताकि, है ना, फंसे ना आप। अगर यही म्यू प्लस आयनिक मोबिलिटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो जाए, आयनिक मोबिलिटी एट ऑफ कैटायन एंड एनायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो जाए, तो यहाँ पे भी बस इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाला फॉर्मूला लगेगा। गॉट इट? दैट इज नॉट अ बिग हेडेक, आई गेस, राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी, फॉर्मूला नंबर 11, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज ध्यान से देखिएगा। मोबिलिटी ऑफ कैटायन डिवाइड बाय मोबिलिटी ऑफ एनायन, ओके, सो दैट इज मोबिलिटी ऑफ कैटायन, दैट इज म्यू प्लस, डिवाइड बाय मोबिलिटी ऑफ एनायन, दैट इज म्यू माइनस, ठीक है। इनके डिवीजन की बात है, मोबिलिटी ऑफ कैटायन डिवाइड बाय मोबिलिटी ऑफ एनायन, दिस इज इक्वल टू fall in concentration of anode, fall in concentration around anode, जितना एनोड पे कम होता जा रहा होगा, डिवाइड बाय fall in concentration around कैथोड, ठीक है। ये फॉर्मूला जरूर याद रखेंगे यहाँ से, ये जो आ रहे हैं, क्योंकि ये वो सारे तो बेसिकली डिराइव हो जाते, याद भी रह जाते हैं। यहाँ पे कंफ्यूजन होती है, ऊपर होगा कि नीचे होगा, हड़बड़ी में एग्जाम में फिर समझ नहीं आता। एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा, हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए ताकि हम क्वेश्चन पे उसको अप्लाई कर सकें। गॉट इट? तो यहाँ से समझ आता है। अब इसी के टर्म्स में अगर मैं ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ प्लस की बात करूँ, जैसे 12th फॉर्मूला, अब मैं अगर ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायंस की बात करूँ तो क्या बन जाएगा, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायंस मेरा बन जाएगा फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड एनोड, ठीक, फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड एनोड। एनोड क्यों सर, कैटायन तो कैथोड पे जाते हैं, तो बेटा एनोड इसलिए क्योंकि कैथायन कैथोड पे तो जरूर जाते हैं, बट कैथोड पे जाएंगे कहाँ से, कौन से वाले देखेंगे, हम इनको देखेंगे ना, ये वाले जो गए कैथोड पे, ये वाले, और ये कहाँ पे हैं, एनोड साइड है, कहाँ है, एनोड है, तो इसकी तरफ कंसंट्रेशन कम हुई है, ठीक है। समझ आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं बच्चे, आ जाएगा समझ बात। तो फॉरेन कंसंट्रेशन अराउंड एनोड डिवाइड बाय फॉरेन कंसंट्रेशन अराउंड बोथ कैथोड एंड एनोड, fall in concentration around both cathode and एनोड। सिमिलरली अगर मुझे किसके लिए लिखना हो बेटा, सिमिलरली अगर मुझे किसके लिए लिखना हो, मुझे लिखना हो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनहांस है, तो मैं क्या लिखूंगा, आई जस्ट डुप्लीकेट दिस, ठीक है। तो व्हाट आई विल राइट, आई विल सिंपली राइट इट एज transport number of anion, that is formula number 13 for me, that is equal to fall in concentration around cathode divided by fall in concentration around cathode and anode। आई होप यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है बच्चे।
तो अब यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। आई होप यही सारे हमारे फॉर्मूलेस की समरी भी है। तो अगर आपको क्वेश्चन मिलता है तो आप इन फॉर्मूलेस की हेल्प से क्वेश्चन को डील आउट कर ले जाएंगे। ओके, गॉट इट। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर द ट्रांसपोर्ट नंबर के लिए जितना भी है। अब हमारे पास कुछ एक न्यूमेरिकल्स हैं ट्रांसपोर्ट नंबर से रिलेटेड, जो कि मैं एक्टिविटी पढ़ा दूं, उसके बाद ही हम एक साथ देख लेंगे, सो दैट हमारा सारा ना टॉपिक एक साथ कंप्लीट हो। तो आज के लेक्चर को यहीं रोकते हैं, इतने पे ही खत्म करते हैं। आप प्लीज़ इतना पढ़िए, अगर आपको कोई डाउट बनता है तो देखिएगा, नहीं तो प्लीज़ फॉर्मूले याद रखिएगा। ये हिट ऑफ मेथड हमने पढ़ा था, इसको ध्यान रखिएगा। मूविंग बाउंड्री मेथड हमारे काम का नहीं है, तो उसको हम छोड़ते हैं। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।